नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो देखिए कई लोगों के लिए बहुत संवेदनशील है, हम्म। लेकिन साथ ही मतलब सामाजिक और ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो काफी महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं पेरियार ईवी रामास्वामी की, और उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण के मुख्य पात्र हैं राम, उनके चरित्र पर जो एक आलोचनात्मक व्याख्या की है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो दरअसल पेरियार का रामचरित्र विश्लेषण से जुड़े कुछ लेख और कुछ नोट्स हैं। ठीक है। तो आज हमारा काम है इस सामग्री में गोता लगाना और ये देखना कि भाई पेरियार का दृष्टिकोण क्या था, उनके तर्क क्या थे और उन्होंने राम के चरित्र को किस तरह से देखा, किस तरह प्रस्तुत किया। हाँ। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है जो हम आमतौर पर सुनते हैं, इससे काफी हटकर है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ना ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि पेरियार का जो विश्लेषण है वो करोड़ों लोगों की जो राम के प्रति गहरी आस्था है, भक्ति है, उससे एकदम अलग है। हाँ, ये तो है। हमारे स्रोत बताते हैं कि पेरियार का उद्देश्य शायद धार्मिक आस्था पर चोट करना उतना नहीं था जितना उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी, अच्छा, खासकर जो जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी वर्चस्व था, उस पर सवाल उठाना ज्यादा था। मतलब उनका फोकस सोशो पॉलिटिकल ज्यादा था। हाँ, कह सकते हैं। तो हम यहाँ पूरी निष्पक्षता से, मतलब जो सोर्स में लिखा है, जो पेरियार के तर्क हैं, बस वही सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का पक्ष लेना वो बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो जाहिर है। हाँ, तो बस संवेदनशीलता के साथ और तथ्यों पर ही टिके रहना है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसको परत दर परत खोलते हैं। तो सोर्स के हिसाब से पेरियार की व्याख्या में राम का चरित्र कैसे दिखता है, पहली बात। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो सोर्स में है वो ये कि पेरियार उन्हें एक आर्य आक्रमणकारी के रूप में देखते थे। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये उनके विश्लेषण का एक तरह से आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन है, बुनियाद है। अच्छा। सोर्स के अनुसार पेरियार का मानना था कि रामायण जो है वो मूल रूप से आर्य संस्कृति, जिसे वो नॉर्थ इंडिया से जोड़ते थे, और द्रविड़ संस्कृति यानी साउथ इंडिया की संस्कृति, इनके बीच के संघर्ष की कहानी है। ओह, मतलब ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, इस नजरिए से रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रह जाता, वो आर्यों द्वारा द्रविड़ों पर, मतलब कल्चरल और पॉलिटिकल दोनों तरह से हावी होने का एक नैरेटिव बन जाता है। अच्छा। पेरियार की व्याख्या में रावण सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं है, तो क्या है? वो एक महान विद्वान द्रविड़ शासक है, शिव भक्त है, जिसने आर्यों के विस्तार का विरोध किया। और राम? फिर राम कौन हुए इस व्याख्या में? राम इस व्याख्या में बाहरी आक्रमणकारी थे, जिन्होंने दक्षिण भारत पर चढ़ाई की। अरे बाप रे, ये तो रामायण की पूरी कहानी को ही एक अलग, मतलब एक पॉलिटिकल और कल्चरल फ्रेम में डाल देता है। हाँ बिल्कुल। मतलब जो पारंपरिक हीरो विलन की भूमिकाएं हैं वो तो पूरी तरह पलट गई। सही कहा, बिल्कुल पलट जाती है। लेकिन सोर्स सिर्फ उन्हें आक्रमणकारी कहकर नहीं रुकता है ना। पेरियार राम के चरित्र को सामाजिक अन्याय और जातिवाद से भी जोड़ते हैं। यहां से चीजें और पेचीदा हो जाती हैं शायद। हाँ, सही कहा। पेरियार के विश्लेषण का एक बड़ा हिस्सा राम के उन कामों पर फोकस करता है जिन्हें वो सामाजिक अन्याय और जातिगत भेदभाव का प्रतीक मानते थे। जैसे? सोर्स दो घटनाओं पर खास जोर देता है। पहला है शंभुक का वध। शंभुक वध, हाँ, इसका जिक्र आता है। सोर्स के मुताबिक पेरियार इसे कैसे देखते थे, मतलब क्यों ये उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था? देखिए, पेरियार का तर्क था, जैसा सोर्स में बताया गया है, कि शंभुक जो एक शूद्र थे, हाँ, सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था की क्रूरता, उसकी अमानवीयता को दिखाती थी। अच्छा। उनका मानना था कि राम ने ये कदम ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया था, ये पक्का करने के लिए कि कोई भी तथाकथित निचली जाति का व्यक्ति अपनी तय सीमा को ना लांघे। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी उनके लिए? नहीं, ये पूरी जाति व्यवस्था को सही ठहराने का एक एक्ट था, एक प्रतीक था। यानी पेरियार इसे व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक सिस्टेमिक अन्याय, व्यवस्थागत अन्याय का प्रतीक मान रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी घटना वाली वध का भी जिक्र है, उसको पेरियार किस नजरिए से देखते हैं? वाली वध को लेकर पेरियार का नजरिया नैतिक भी था और रणनीतिक भी। सोर्स बताता है कि पेरियार राम का वो जो पेड़ के पीछे छिपकर वाली पर बाण चलाना था, उसे युद्ध के नियमों के खिलाफ मानते थे, एक योद्धा की नैतिकता के खिलाफ। अच्छा। उनका तर्क था कि ये कायरता थी। वाली और सुग्रीव का आपसी झगड़ा था, उसमें राम का इस तरह घुसना और वाली को धोखे से मारना। पेरियार की नजर में ये राजनीतिक फायदे के लिए नैतिक सिद्धांतों को ताक पर रखना था।
तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम वाली छवि के एकदम उलट हुआ। हाँ, बिल्कुल उलट। पेरियार इसे सत्ता पाने के लिए गलत तरीकों के इस्तेमाल के उदाहरण की तरह पेश करते हैं। तो क्या सोर्स ये इशारा करता है कि पेरियार के लिए शंभूक वध और वाली वध दोनों एक ही पैटर्न का हिस्सा थे? मतलब नैतिक नियमों या इंसानियत को साइड में रखकर किसी खास एजेंडे को पूरा करना, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो या राजनीतिक सत्ता। हाँ, आप ऐसा कह सकती हो। सोर्स में पेरियार के तर्कों को इसी तरह पेश किया गया है। वो इन घटनाओं को अलग नहीं देखते, अच्छा, बल्कि उन्हें राम के चरित्र और उनके शासन के तरीके को दिखाने वाले उदाहरणों की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका लक्ष्य यही दिखाना था कि राम के काम हमेशा नैतिक रूप से सही या आदर्श नहीं थे, जैसा कि अक्सर माना जाता है। ये व्याख्या तो राम की जो पारंपरिक छवि है, एक वीर न्यायप्रिय राजा, उसको सीधी चुनौती देती है। सोर्स में एक और बहुत संवेदनशील मुद्दे का जिक्र है, सीता का परित्याग। इस पर पेरियार की क्या राय थी, जैसा सोर्स में बताया गया? सीता का परित्याग, हाँ, ये पेरियार की आलोचना का एक और बहुत अहम बिंदु है। सोर्स के अनुसार वो राम के इस फैसले की बहुत तीखी आलोचना करते थे। किस तरह की आलोचना? उनका मानना था कि एक राजा और एक पति दोनों के तौर पर राम का पहला कर्तव्य अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करना था। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ एक धोबी या किसी आम नागरिक के कहने पर बिना किसी ठोस सबूत के अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ देना। पेरियार की नजर में ये ना सिर्फ क्रूरता थी, बल्कि ये राम की कमजोरी भी दिखाता था। कमजोरी किस तरह की? मतलब शायद पितृसत्तात्मक समाज का जो दबाव होता है, उसके आगे झुक जाना। अच्छा। वो इसे स्त्री विरोधी मानसिकता के उदाहरण की तरह देखते थे, जहां एक औरत का सम्मान, उसकी जिंदगी, पुरुष की प्रतिष्ठा या सामाजिक दबावों से कम आंकी गई। तो उनके विश्लेषण में राम न सिर्फ जातिगत अन्याय और राजनीतिक अनैतिकता के प्रतीक हैं, बल्कि स्त्री विरोधी सूझ को भी दिखाते हैं। ये तो राम की मर्यादा पुरुषोत्तम वाली छवि पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है फिर तो। बिल्कुल, और यहीं से पेरियार अपने अगले तर्क पर आते हैं। सोर्स बताता है कि पेरियार राम को ईश्वर या मर्यादा पुरुषोत्तम मानने से इनकार करते थे। ओह, तो क्या मानते थे? वो उन्हें एक साधारण, गलतियां करने वाले इंसान के रूप में चित्रित करते थे। मतलब एक आम इंसान की तरह। हाँ, उनका जोर राम के चरित्र में मौजूद मानवीय कमजोरियों पर था, जैसे ईर्ष्या, शाहिद वाली के प्रति क्रोध, शंभुक पर बदला लेने की भावना, राजनीतिक छल कपट, इन सब पर। तो क्या सोर्स ये कहता है कि पेरियार का मकसद सिर्फ राम की आलोचना करना था, या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? क्या वो सिर्फ देवत्व को नकार रहे थे? सोर्स के मुताबिक पेरियार का उद्देश्य सिर्फ देवत्व को नकारना नहीं था, बल्कि उस देवत्व की आड़ में जो सामाजिक और राजनैतिक संरचनाएं बनी हुई थीं, उन पर सवाल उठाना था। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, राम की दैवीय छवि को तोड़कर उन्हें एक साधारण फ्लॉड इंसान के रूप में दिखाकर पेरियार ये तर्क देना चाहते थे कि ऐसे चरित्र की पूजा करना जरूरी नहीं है, और ना ही उनके द्वारा स्थापित या समर्थित सामाजिक व्यवस्था जैसे वर्ण व्यवस्था उसको मानना जरूरी है। तो वो रामायण को एक लिटरेरी या हिस्टोरिकल टेक्स्ट की तरह देख रहे थे। हाँ, जिसके पात्रों का क्रिटिकल मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसे किसी भी और इंसान के चरित्र का करते हैं। यह समझना जरूरी है, यानी चरित्र की आलोचना उनके बड़े सामाजिक राजनीतिक एजेंडा का एक टूल थी। बिल्कुल। इसी से जुड़ा अगला बिंदु है, सोर्स कहता है कि पेरियार राम को ब्राह्मणवाद का रक्षक मानते थे। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उनके विश्लेषण का एक सेंट्रल पॉइंट है। पेरियार की व्याख्या में, जैसा सोर्स साफ करता है, राम का पूरा जीवन और उनके काम वो ब्राह्मणवादी विचारधारा और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए थे। शंभुकवध तो इसका एक उदाहरण हुआ। हाँ, वो सबसे साफ उदाहरण है, जो सीधे तौर पर वर्ण व्यवस्था के नियमों को लागू करने की कोशिश थी। लेकिन सोर्स में केवट वाली घटना का भी एक अलग संदर्भ में जिक्र है। केवट? लेकिन पारंपरिक कथाओं में तो राम और केवट के बीच काफी मित्रता और सम्मान का भाव दिखाया जाता है। पेरियार की व्याख्या कैसे अलग है? देखिए, सोर्स में इस बात का जिक्र है कि पेरियार की व्याख्या के अनुसार राम ने केवट को गले तो लगाया, पर उसे अपने बराबर का दर्जा या असल में सामाजिक बराबरी नहीं दी। अच्छा। हाँ, पेरियार इसे भी एक उदाहरण मानते थे कि कैसे ऊपरी तौर पर स्नेह दिखाने के बावजूद वो जो जाति का पदानुक्रम है, हायरार्की है, उसको बनाए रखा गया। ये व्याख्या तो पारंपरिक कथा से काफी अलग है। हाँ, अलग है, लेकिन पेरियार के नजरिए से
ये भी राम के चरित्र को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समर्थक के तौर पर ही स्थापित करती है। उनके लिए राम के सभी काम, चाहे वो सीधे हों या इशारों में, आखिरकार जाति आधारित समाज को ही मजबूत करते थे। मतलब वो राम को उस सोशल स्ट्रक्चर का प्रतिनिधि मान रहे थे जिसका वो खुद विरोध कर रहे थे। बिल्कुल सही। ये काफी जटिल और यकीनन विवादास्पद व्याख्या है। अब अगर हम इन सभी आलोचनाओं को एक साथ देखें, आर्य आक्रमणकारी, जातिगत अन्याय का प्रतीक, अनैतिक योद्धा, स्त्री विरोधी और ब्राह्मणवाद के रक्षक, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि पेरियार आखिर ये सब कह क्यों रहे थे। जैसा आपने शुरू में भी इशारा किया था, सोर्स उनके असली मकसद के बारे में क्या बताता है? सोर्स इस बात पर बहुत साफ है कि पेरियार के आलोचना का पहला लक्ष्य हिंदू धर्म की पूरी तरह से आलोचना करना नहीं था। तो क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था, जिसने जातिगत उत्पीड़न और असमानता को जन्म दिया था, उस पर सीधा हमला करना। अच्छा। वो एक बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को लीड कर रहे थे जिसका लक्ष्य था द्रविड़ पहचान, स्वाभिमान को जगाना और सामाजिक न्याय, खासकर जाति को खत्म करने के लिए संघर्ष करना। और राम, जिन्हें उत्तर भारत और आर्य संस्कृति का प्रतीक माना जाता था और जिनकी कहानी पेरियार के अनुसार वर्ण व्यवस्था को सही ठहराती थी, उनके चरित्र की आलोचना इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक शक्तिशाली, मतलब पॉलिटिकल और वैचारिक हथियार बन गई। ओह, मतलब वे इन पौराणिक कथाओं का इस्तेमाल अपने सामाजिक सुधार के तर्कों को मजबूत करने के लिए कर रहे थे। हाँ, और लोगों को मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ एकजुट करने के लिए कर रहे थे। अच्छा, तो ये एक तरह से कल्चरल सिंबल्स का इस्तेमाल करके सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने की स्ट्रैटेजी थी। ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सोर्स के आधार पर पेरियार की व्याख्या में राम का चरित्र कैसा दिखता है, एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, संक्षेप में कहें तो सोर्स के अनुसार पेरियार राम को देखते हैं पहला, एक आर्य आक्रमणकारी के रूप में जो द्रविड़ संस्कृति पर हावी हुए। ठीक है। दूसरा, जातिवाद और सामाजिक अन्याय के प्रतीक के रूप में, जैसा शंभूक वध और केवट के प्रति उनके व्यवहार से जाहिर होता है पेरियार की व्याख्या में। तीसरा, अनैतिक युद्ध रणनीति अपनाने वाले के रूप में, जैसा वाली वध में दिखता है। चौथा, स्त्री विरोधी मानसिकता वाले शासक के रूप में, जैसा सीता के परित्याग से लगता है। और पांचवा, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बल्कि मानवीय दोषों और कमजोरियों से भरे एक साधारण मनुष्य के रूप में। और आखिर में ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था और वर्ण पदानुक्रम के रक्षक और पोषक के रूप में। ये एक बहुत ही तीखी और वैकल्पिक तस्वीर है। बिल्कुल, और जैसा हमने बार बार जोर दिया है, ये दोहराना जरूरी है। हाँ जरूर, कि ये व्याख्या करोड़ों लोगों की उस गहरी आस्था और श्रद्धा से बिल्कुल अलग है जो वे भगवान राम के प्रति रखते हैं। हाँ, ये केवल एक विशिष्ट आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जिसे पेरियार ने अपने खास सामाजिक राजनीतिक लक्ष्यों और संदर्भों में प्रस्तुत किया था, जैसा कि हमारी सोर्स सामग्री दिखाती है। इससे कोई फाइनल वर्ड या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य केवल इस विशेष विश्लेषण को, जैसा सोर्स में दिया गया है, बिना किसी लाग लपेट या पक्षपात के सामने रखना था। पेरियार की ये व्याख्या निश्चित रूप से सोचने पे मजबूर करती है। ये दिखाती है कि कैसे एक ही कहानी, एक ही चरित्र को इतने अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। और कैसे पौराणिक कथाएं और उनके पात्र सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं होते, वो आज की सामाजिक और राजनीतिक बहसों को भी आकार दे सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। सही कहा। इतिहास और मिथक की परतें वाकई कितनी गहरी और जटिल हो सकती हैं। बिल्कुल। और शायद यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना सही रहेगा। हाँ। कि जब हम अपने इतिहास या अपनी पौराणिक कथाओं के नायकों को देखते हैं, तो क्या हम सिर्फ उनकी कहानियों को सुनते हैं या हम उन सामाजिक मूल्यों और संरचनाओं पर भी सवाल उठाते हैं जिनका वे जाने अनजाने प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? ये अहम सवाल है। पेरियार की व्याख्या, चाहे हम उससे सहमत हों या असहमत, हमें इसी क्रिटिकल नजरिए से सोचने को जरूर कहती है।